हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं एल्विन एडम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टाइम्स ट्रैवल पे। आज तक हम टाइम्स ट्रैवल पे आपको दीन दुनिया घुमाते रहे, पर क्यों ना आज इस दीन दुनिया के बंधनों से हम थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं और पहुंच जाएं हमारे ब्रह्मांड की सैर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे यूनिवर्स की। जिस प्लैनेट अर्थ पे हम रहते हैं वो प्लैनेट अर्थ एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन असलियत में जो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है आसपास के नज़ारे। ये वो फिजाएं हैं जहाँ पे अर्थ और इसके जैसे कई प्लैनेट्स निवास करते हैं। जब हम अपनी आंखों से ऊपर आंखें उठा के देखते हैं तो हमें आसमान में कुछ ऐसे छोटे छोटे टिमटिमाते तारे नजर आते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हम बस इस एक छोटी सी बिंदु मात्र जगह पे स्थित हैं और बस आसपास का ही एरिया देख सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आसपास का ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो दिल थाम के बैठिए और चलिए हमारे साथ इस धरती के शानदार सफर पर, जहां हम आपको आसपास के यूनिवर्स से अवगत कराने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए टाइम्स ट्रैवल पे शुरू करते हैं ये हसीन सफर। जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं तो धरती हमें एक साफ और नीले गोले के समान नजर आने लगती है, और जब हम इंसानों के द्वारा बनाए गए स्पेस स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां से धरती का नजारा कुछ ऐसा होता है। स्पेस स्टेशन की दूरी अर्थ से है 400 किलोमीटर और 16 घंटे के अंदर ये अर्थ के 4 चक्कर लगा लेता है और हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। उसके बाद अगर हम अर्थ से थोड़ा और ऊपर चले, यानी स्पेस स्टेशन से भी कुछ ऊपर जाए, तो मानवों द्वारा बनाई गई अनगिनत छोटी बड़ी चीजें और नजर आती है। ये लाल बिंदु दरअसल सैटेलाइट्स हैं जो कि इंसानों द्वारा भेजी गई हैं और निरंतर हमारी धरती का चक्कर काट रही हैं और हमें ताज़ा तरो अपडेट देती रहती हैं कि भैया दुनिया में आखिर चल तो चल क्या रहा है। अब इन सैटेलाइट से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं चांद की सतह पर। चांद वो जगह है जहां पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने पहले कदम रखे थे, और आज तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखे हुए इन कदमों के निशान भी वहां देखे जा सकते हैं। चांद को अगर हम करीब से देखें तो वो एक बैटल ग्राउंड जैसा लगता है जो कि सालों से न जाने कितने बार सहता आया है, और वहां से हम अर्थ को देखें तो बेहद ही प्यारा और बहुत ही उम्दा नज़ारा होता है। चांद के चारों तरफ न जाने कितने सालों से मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से चांद की सतह पूरी तरह नष्ट हो गई है। वहीं धरती पर बादल और वायुमंडल की वजह से काफी सारी आपदाएं बच जाती हैं। तो चलिए अब हम हमारे सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पे ले जाते हैं। अगर वीनस ग्रह की बात करी जाए तो इसे धरती का एक छोटी बहन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का रेडियस और मास और यहाँ तक कि ग्रेविटी का लेवल भी अर्थ से मिलता जुलता है। और हाँ, यहाँ खासा रूप में बारिश होते भी देखी जाती है। पर हैरानी की बात यह है कि ये बारिश नॉर्मल पानी नहीं बल्कि एसिड रेन है। यहाँ पर उड़ने वाली इतनी सारी डेंजरस गैसेस की वजह से अक्सर यहाँ पे एसिड रेन्स होती हैं। शुक्र ग्रह एक बेहद ही गर्म प्लैनेट है, और इसकी वजह यह है कि जब भी सूरज चमकता है ये भयंकर रूप से घिर जाता है गर्मी से, और जल्द से जल्द देखते ही देखते ये गर्मी वहाँ पे लावे का रूप ले लेती है और इस पूरे प्लैनेट को बना देती है लालम लाल और बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म। तो आइए बिना समय बर्बाद किए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और दूर और एक दूसरे ग्रह के सफर पर। हमारे सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाए तो हम पहुंच जाएंगे मर्क्यूरी ग्रह, जो कि दिखने में हमारे चांद के जैसा है और काफी गड्ढों से भरपूर है। यहाँ पे दिन का तापमान पहुंच जाता है लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं रातें होती हैं एकदम सर्द। इसके बाद हम हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं और हमारे भगवान और जीवन दाता सूरज के पास चलते हैं। सूरज एक बेहद ही गर्म जलते लावा का केंद्र है। यहाँ का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और यहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आसपास बसे सभी के सभी प्लैनेट्स इसकी गर्मी से ही पनप रहे हैं और इसकी गर्मी के चलते ही चल रहे हैं। कहा जाता है कि सूरज में इतनी आग है कि आने वाले 5000 तक भी ये सूरज इसी तरह जलता रहेगा। हमारे सफर को और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं हमारे एक पड़ोसी प्लैनेट मार्स पे,
मार्स को एक रेड प्लैनेट भी कहा जाता है और अगर साइंटिस्टों के हिसाब से माना जाए तो हमारी धरती के बाद अगर कोई एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे इंसानियत बस सकती है तो वो शायद मार्स ही है, क्योंकि मार्स पे भी साइंटिस्टों ने खोज करके निकाला है कि यहाँ भी एक जमाने में पानी, पहाड़, चट्टाने सब कुछ हुआ करता था जैसे कि धरती पे था। तभी तो मार्स के ऊपर एक पूरी कॉलोनी सेटअप करने की तैयारी चल रही है। इतनी सारी डिवाइसेस, इतनी सारी चीजें लगाई है जो वहां पे निरंतर घूमती और छोटे बड़े बैक्टीरियाज को ढूंढती रहती है। और जब हम आए हैं मार्स के ऊपर तो कैसे ना बात करें वहां की माउंटेन्स की। यहाँ की माउंटेन पीक्स की हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। और अगर हम मार्स की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़कर अगर अर्थ को देखें तो इतनी छोटी सी नजर आती है। जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ रहा है, यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं जुपिटर और मार्स के बीच में बसी एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर। एस्टेरॉयड बेल्ट की अगर बात करी जाए तो ये है चट्टानों से भरा एक क्षेत्र, यानी एक ऐसी बेल्ट जहाँ पे अनगिनत बड़ी बड़ी यानी पहाड़ नुमा चट्टाने हैं। यहाँ की चट्टानों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन सभी चट्टानों को एक साथ मिलाया जाए तो धरती की 10 गुना बड़ा एक ग्रह बन सकेगा। निरंतर सबसे हैरानी की बात यह है कि ये चट्टानें हवा में कुछ इस तरीके से बस उड़ती चली जा रही हैं और जिस प्रकार हमारी धरती गोल गोल सूरज का चक्कर लगाती है उसी प्रकार ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की चट्टानें भी घूमती रहती है। तो अब इस सफर को आगे बढ़ाएं और पहुंचते हैं जुपिटर ग्रह की खोजबीन करने। जुपिटर हमारे सोलर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस पूरे सोलर सिस्टम में राज करने वाला ये बड़ा सा ऑरेंज कलर का प्लैनेट इस दुनिया में सबसे बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ के सभी 9 प्लैनेट्स भी समा जाएं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जो रेड स्पॉट आप देख रहे हैं इसका साइज इतना बड़ा है कि इस साइज के अंदर 3 अर्थ शामिल हो सकती है। अर्थ के अलावा एकमात्र यही ऐसी जगह है जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, पर हैरानी की बात यह है कि इसकी सतह है बहुत ही ज्यादा कमजोर और गैसियस, यानी आप यहाँ पैर रखेंगे तो सीधा इसके अंदर पहुंच जाएंगे। अगर हम सफर को आगे बढ़ाएं और यहाँ के चांद के ऊपर पहुंचे तो यहाँ का चांद है यूरोपा। यूरोपा एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जहाँ पर पानी के सबसे ज्यादा अवशेष पाए जाते हैं। तभी तो साइंटिस्टों को लगता है कि जुपिटर का ये चांद शायद किसी न किसी रूप से जनजातियों को पालने के काबिल है। अगले नंबर का ग्रह आता है सैटर्न। सैटर्न फेमस है क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। शनि नाम से फेमस ये ग्रह, जब इसके आसपास की इस बड़ी सी रिंग को देखा जाता है तो दुनिया को लगता है हे भगवान इतनी खूबसूरत चीज है क्या। और अगर यहाँ के चंद्रमा की बात करी जाए तो यहाँ का चंद्रमा है टाइटन, और टाइटन भी जुपिटर के चांद की तरह बहुत ही ज्यादा लाइफ सस्टेनिंग लगता है। यहाँ पर भी दूर से देखने पे पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी नदियाँ और पानी के केंद्र है। दरअसल ये पानी के केंद्र नहीं बल्कि नेचुरल गैसेस के केंद्र है। और साइंटिस्ट के हिसाब से जब अर्थ के रिसोर्सेज पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तब तक शायद हम कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे कि कैसे यहाँ की नेचुरल गैसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी अर्थ को एक बार वापस से नए सिरे से सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं। अब हम सफर करते करते हमारी धरती से बेहद ही ज्यादा दूर आ चुके हैं और जैसे जैसे हम हमारी धरती से दूर जाते जा रहे हैं हमारी धरती हमको बहुत ही ज्यादा छोटी नजर आएगी, इतनी छोटी कि हम शायद अंदाजा भी ना लगा सके। अब इसके बाद अगला प्लैनेट आता है यूरेनस। यूरेनस एक बेहद ही दूर का प्लैनेट है और आज से चंद साल पहले की बात की जाए तो हमारे को नेपट्यून, यूरेनस जैसे प्लैनेट्स के बारे में घंटा भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं थी। यही तो वजह थी कि साइंटिस्ट सालों से खोज कर रहे थे, पर इतनी दूर है क्या किसी को नहीं पता था। यहाँ पर फिर फाइनली उनको पता चला कि एक और एस्टेरॉयड बेल्ट एग्जिस्ट करती है जिसका साइज असली एस्टेरॉयड बेल्ट से 200 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी न जाने इतनी करोड़ों चट्टाने जिसे भाई हम सोच भी नहीं सकते। धरती से दूर निकले हम इस खोज पर न जाने कैसे कैसे प्लैनेट्स और कैसी कैसी जगह देख रहे हैं। तो अब इस सोलर मंडल के सबसे दूरी प्लैनेट सैटर्न की बात करते हैं।
सैटर्ना एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी खोज हुई 2003 में। कहा जाता है कि सैटर्ना को सूरज का एक चक्कर लगाने के अंदर पूरे के पूरे 10,000 सालों का वक्त लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है किसी आम प्लैनेट के मुकाबले। अरे अरे ये क्या, ये हम घूमते फिरते कैसे इलाके में आ गए? एक बार फिर से आसपास खूब सारी बड़े बड़ी चट्टानें और पत्थर दिख रहे हैं। और ये क्या, यही तो है वो एकमात्र मैन मेड ऑब्जेक्ट जो कि इस धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर ट्रैवल कर रहा है। जी हाँ, इस सैटेलाइट को इंसानों ने भेजा था आज से 30 साल पहले, और ये अंतरिक्ष के अंदर बिजली से भी तेज रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है और सबसे ज्यादा दूर है आज ये धरती से। वहां से ये न जाने न कितनी ज्यादा फोटोज, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और कितनी ज्यादा जरूरी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है। एकमात्र ऐसा सैटेलाइट जिसने हमारे हर एक चीज को मुमकिन होना तय बताया है। इस सैटेलाइट की मदद से ही दुनिया में फैले इतने ज्यादा एस्ट्रॉइड्स को हम देख पाए हैं। कहा जाता है कि एस्ट्रॉइड्स ना सिर्फ बड़े बड़े चट्टान हैं, बल्कि इनके अंदर पानी की बेशुमार दौलत शामिल है। कहा जाता है कि एस्ट्रॉइड्स जब धरती से टकराए तभी जाके इन एस्ट्रॉइड्स के अंदर का सारा पानी धरती के अंदर खाली होने लगा। अगर हमारी धरती के चारों तरफ का माहौल देखे तो कुछ ऐसा है, यानी कि अर्थ के पास सन के आसपास वो सारे प्लैनेट्स के बाद आती है क्यूपियर बेल्ट, और उसके बाद आते हैं ये नीले बादल, और इसके थोड़ा सा आगे चले तो बस अंधेरी गुफाएं और अंधेरी फिजाएं। क्योंकि इतना आगे जाना एक आम इंसान की बात नहीं, आम इंसान यानी आम साइंटिस्ट की भी बात नहीं। ये सब चीजें सौर मंडल में इतनी ज्यादा दूर हैं कि यहाँ के बारे में पता कर पाना भी किसी साइंटिस्ट के लिए बेहद ही ज्यादा मुश्किल सौदा है। हम चाहे टेलीस्कोप से देखें या हमारी किसी भी अत्याधुनिक मशीन से, पर हमारा सौर मंडल वास्तव में देखा जाए तो इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ की छोटी बड़ी किसी भी चीज को समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। जैसे कि इन चीजों को ही देख लो, ये हैं अलग अलग और हमारे आसपास के छोटे मोटे सोलर सिस्टम्स जो कि हमारे जैसे ही मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये हमसे इतना ज़्यादा दूर है। आप जिस प्लैनेट को देख रहे हैं इसका नाम है अल्फा सेन, और ये बेसिकली 2 सूरजों वाला प्लैनेट है, और इसके दोनों तरफ ये 2 सूरज बाइनरी सिस्टम की तरह हैं, और आसपास काफ़ी ज़्यादा वातावरण ऐसा है जो कि इंसानियत और जीवन को पनपने के लिए एक वातावरण अपमान लगता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते चले तो हमारा सौर मंडल का कोई अंत ही नहीं है। हम जिस हिस्से को आज तक देखते आए हैं वो बेहद ही छोटा हिस्सा है, और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मात्र 1 या 2% ही है। हम हमारे सौर मंडल की पूरी खोज करना चाहें तो हम जितना जानें, जितना जिएं उतना कम पड़ेगा, क्योंकि सौर मंडल अपने आप में इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं कि हम हमारे सफ़र पे निकल तो जाएंगे एक के बाद एक देश और एक के बाद एक शहर, एक के बाद एक सूरज, एक के बाद एक ग्रह को पार करते, लेकिन हमारा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्लैनेट्स और ये सफ़र हमेशा के लिए नेवर एंडिंग है। आखिरकार हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है अर्थ जैसे शानदार प्लैनेट पे रहने का, तो क्यों ना हम यहाँ पे रहने के हर एक दिन के मज़े उड़ाएं और हमारे लंबे लंबे सफ़र पर हम ऐसे ही जाते रहें और दूर दराज की एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में निरंतर कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहें। अगर आप इस चीज़ों को गौर से देखें और इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक अगर लाइट को पास होना हो तो उसे 1 लाख से अधिक साल लग जाएंगे। यानी हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वो ब्रह्मांड की सीमाएं अपार हैं। इन सीमाओं को पार कर पाना किसी भी यंत्र के लिए संभव नहीं है। साइंटिस्टों ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड की खोजबीन करने के लिए जगह जगह पे सैटेलाइट्स को तैनात कर रखा है ताकि आसपास क्या हलचल हो रही है उसका हर मिनट हर सेकंड A to Z इंफॉर्मेशन ले सकें और हमेशा की हमेशा अपडेटेड रह सकें। हमारा ब्रह्मांड इतना ज़्यादा बड़ा है कि जो ये लोकल ग्रुप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके अंदर आपको अलग अलग मिल्की वेज नज़र आ रहे हैं। एक मिल्की वे वो होता है जहाँ पे अर्थ और उसके प्लैनेट और सन सब आसपास ऑर्बिट के रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसे न जाने सैकड़ों यानी हजारों की तादाद में मिल्की वेज हैं
जहाँ पे छोटे छोटे ग्रह, छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं। इनको थोड़ा बड़ा किया जाए तो इन्हें एक वर्गो क्लस्टर का नाम दिया जाता है। वर्गो क्लस्टर का मतलब होता है एक ऐसा समक जिसके अंदर काफ़ी सारी मिल्की वेज और गैलेक्सीज बिलोंग करती हैं। और उससे थोड़ा सा हम और आगे चलें तो हमारे को देखने को मिलेंगी न जाने कितनी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स और न जाने कितने ज़्यादा वर्गो सुपर क्लस्टर्स। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर ऐसे टॉपिक्स पे और ज़्यादा दिलचस्पी है तो हमें इन कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स की बेशुमार प्यार से भर दीजिए, ताकि हम आने वाले समय में भी आपके लिए ऐसे भयंकर वीडियोस बनाते रहें।